आदि पढ़ी है। इतिहास राजस्थान का बिल्कुल नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो राजस्थान का जो इतिहास है उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे आज आपके साथ में। ठीक है, और राजस्थान का जो इतिहास क्या है, यही चर्चाओं का आज विषय जो है आपका रहेगा। तो किसी ने भी नहीं पढ़ा है ये राजस्थान का इतिहास, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं। इतिहास किसे कहते हैं, पहले तो थोड़ा सा इतना आप मुझे बता दीजिए, इतिहास क्या है। गुजरा हुआ कल, कल भी नहीं कहेंगे हम, गुजरा हुआ समय कह सकते हैं। अभी यहाँ इस समय है, ये प्रेजेंट है, और जो गुजर चुका है अभी आपके पीछे जो समय निकल चुका है वो पास्ट है। और पास्ट ही क्या है, इतिहास है। यहाँ हर घटना को हम जो पढ़ेंगे उस घटना के पीछे एक ही शब्द हम लगाएंगे, ऐसा हुआ था। जहां था लगा वही एक तरह से क्या है, इतिहास है। और वैसे भी अगर हम बात करें तो इतिहास जो है आपके इतिहास जो है, इति का मतलब निश्चित। आपने अगर कोई हिंदी मीडियम की मैथ की पुस्तक देखी हो और उनमें आंसर जो लिखा होगा, कोई भी ऐसा कैलकुलेशन करके और नीचे आंसर लिखा होगा और वहां लिखा होगा इति सिद्धम, मतलब यही सिद्ध हुआ है कि इतनी जो आपने कैलकुलेशन की है और उसका निचोड़ जो निकला वो यही निकला, यही होगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसलिए इति का मतलब निश्चित रूप से। हास का मतलब होता है घटनाएं, हास का मतलब होता है घटित होना, तो मतलब ऐसी घटनाएं जो निश्चित रूप से घटित हुई थी उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें, वर्तमान में जो चल रहा है उसे तो हम समाज कहेंगे, सोसाइटी कहेंगे उसको। और जब हम आगे चले जाएंगे, मतलब वर्तमान को छोड़ करके, तो वह वर्तमान ही जो है कल, जो है गुजरे हुए कल में, वही क्या हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा। तो कहने का मतलब समाज में जो घटनाएं घटी थी उन्हीं का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। उन पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते। मैं कहूंगा कि एक राजा ऐसा हुआ था, उसने इतने युद्ध लड़े थे, 50, 100, 150, इतने आदमी मारे थे, उसकी इतनी रानियां थी, इतना वो था, इतने बड़ा उसका साम्राज्य था, वो अपने को मानना ही पड़ेगा, मतलब था वो। यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन आता है बातों को एक्सप्लेन करने। वेरिएशन क्यों आता है इतिहास में, क्योंकि वो घटना जो घटित हुई थी उस समय कोई बैठा नहीं था उन घटनाओं को देखने के लिए, या वो व्यक्ति आज जीवित नहीं है, उसने भी कोई घटना देखी होगी तो उस घटना के आसपास कुछ और चीजें नमक मिर्ची लगा कर उसको प्रस्तुत किया होगा। इस कारण इतिहास में वेरिएशन आता है, डेट, समय, कुछ और छोटी मोटी बातों को लेकर के यहाँ पर ये चीजें आती हैं। सीधा सा कारण है कि अभी जैसे सपोज करो कोई घटना हो जाए, दो मोटरसाइकिल वाले टकरा गए सपोज करो रोड पर, थोड़ी देर में भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, आप भी पहुंच जाओ लगे हाथ वहां पर, और आप पूछो उनसे क्या हुआ। कभी भी सभी व्यक्तियों का एक जवाब
नहीं होगा। घटना तो एक ही हुई है, लेकिन वहां अगर वो 50 लोग खड़े हुए हैं, आप उन 50 लोगों से भी पूछोगे तो वो 50 तरह की बातें आपको बताएंगे। कोई कहेगा कि इसकी गलती थी, कोई कहेगा नहीं इसकी गलती थी, तीसरा तो कुछ और ही बोलेगा, वो कहेगा नहीं मेरे को तो वहीं दिख गए थे, दोनों इधर उधर लहराते हुए आ रहे थे, देखते इधर उधर देख रहे थे, ये मेरे को तो वहीं पता चल गया कि टकराएंगे। मतलब उसने संभावनाएं व्यक्त कर दी पहले ही, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये टकराएंगे आपस में। तीसरा कहेगा इसको आने नहीं चाहिए था यहाँ पर, क्यों आया ये यहाँ पर। घटना एक ही हुई, राजा एक ही होगा, उसके कार्यों को एक्सप्लेन अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग हिसाब से किया है। कोई इतिहासकार ने किसी चीज को अलग तरह से परिभाषित किया है, अपनी बातों को अलग तरह से प्रस्तुत किया है। आप इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हैं तो हजारों राइटर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हुकमचंद जैन है, राजस्थान इतिहास को लेकर के सबसे अच्छी पुस्तक उन्हीं की है। कालूराम शर्मा है, शर्मा व्यास है, पावा है। उनकी विचारधारा अलग अलग थी, अलग अलग बातें मिल जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें हैं बात तो वही रहेगी कि मैंने आपको कहा कि बात तो एक ही है, बात को प्रस्तुत करने का तरीका ढंग बदल जाएगा। वो हवा महल को आगरा में नहीं कर सकते, हवा महल तो जयपुर में ही रहेगा। तो अपने को मेन चीजों पर फोकस करना है बजाय उनकी बातों, ठीक है। हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास को लेकर के। राजस्थान एक बहुत ही बड़ा जो है आपके जो कह सकते हैं कि राज्य है इस समय, स्टेट के रूप में। ये रियासतों का एक समूह है। यहाँ जब एकीकरण हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ पढ़ते हैं कि लगभग 19 रियासतों का एकीकरण हुआ, यूनिलाइजेशन जिसे आप कहेंगे। तो वो एकीकरण जब हुआ था तो वो एक एकीकरण होकर के एक संगठन बना था। उस संगठन को ही हम क्या कहते हैं, राजस्थान के नाम से पुकारते हैं। 19 रियासत, उसमें भी अगर और हम पढ़ते हैं तो 3 ठिकाने पढ़ते हैं हम, और एक यूनियन स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये जो है आपके इनसे मिलकर के राजस्थान बना है। यहां हम बात करेंगे कुछ रियासत काल में राजस्थान में क्या क्या घटनाएं हुई थी। इतिहास को पढ़ने के लिए हमने इसको 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया है इतिहास को पढ़ने के लिए। इंडियन हिस्ट्री के बारे में तो आपने सुना होगा, एंशिएंट प्राचीन काल, मिडाइवल मध्यकाल, मॉडर्न आधुनिक काल। ऐसे ही राजस्थान में भी इसको हम 3 पार्टों में पढ़ते हैं। इसका जो आपके एक तो जो रहेगा वह रहेगा आपके प्राचीन काल रहेगा, एक जो रहेगा वह जो रहेगा आपके मध्यकाल मिडाइवल, और एक जो रहेगा वह रहेगा आपके आधुनिक काल। इन 3 हिस्सों में जो है इसको हम पढ़ते हैं। प्राचीन काल में जो हमको पढ़नी है वो क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़नी है, एक बार ये देखते हैं हम। प्राचीन काल जो राजस्थान के इतिहास में जिसको हम पढ़ते हैं, मैं एक थोड़ी सी रूपरेखा तैयार कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, यहाँ पे ना दिमाग पर जोर मत डालना। हम बात कर रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या है इसमें, एक तरह से आप सिलेबस कह लीजिएगा इसको, कि हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ते हैं और फिर पढ़ते हैं तो वो आपके सिलेबस में, मैं पूरा राजस्थान का इतिहास बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये चीज आती है। अब उनमें से अपने को क्या पढ़ना वो उनमें से हम छांटेंगे एक एक चीज को, ठीक। प्राचीन काल में जो हम पढ़ते हैं तो यहाँ आते हैं इतिहास लेखन के कुछ स्रोत रहे हैं। मतलब इतिहास जो लिखा गया है कुछ एविडेंस के आधार पर लिखा गया है, 100% बनाई हुई बातें तो नहीं है, कुछ न कुछ साक्ष्य हैं,
उन साक्ष्यों के आधार पर ही इतिहास लिखा गया है। ठीक है, तो उनको हम यहाँ पर इसमें शामिल करते हैं प्राचीन काल में। और उन साक्ष्यों की बात करें तो वह जो आते हैं आपके सभ्यता जो है आपके, जिनको आप सिविलाइजेशन के नाम से जो है पुकारते हैं, सभ्यता। सिलेबस में लिखा होगा राजस्थान की सभ्यताएं। सभ्यता आपने सुना होगा राजस्थान में जो रही है, इंडियन जो हिस्ट्री रही है उसकी, तो बहुत बड़ी सभ्यताओं के बारे में आपने, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है ना, ऐसे ही यहाँ राजस्थान में भी कुछ सभ्यताएं रही हैं। उनमें जैसे आपके कालीबंगा सभ्यता हो गई, आहड़ सभ्यता हो गई, बैराट सभ्यता हो गई, आपके गणेश्वर सभ्यता हो गई। ये सभ्यताएं हम किस में पढ़ते हैं, यहाँ इस टॉपिक में जो है चर्चा करते हैं इनकी हम। इन सभ्यताओं के आधार पर ही यहाँ से आप देखते हैं कुछ एविडेंस मिलते हैं, कुछ साक्ष्य मिलते हैं। उन साक्ष्यों के आधार पर ही इतिहास लिखा गया है कि ऐसा यहाँ से ये साक्ष्य मिला है, उस समय ऐसे रहते होंगे लोग, ऐसे खाते होंगे, ऐसे पीते होंगे, ऐसा पहनावा होगा, ऐसा उनका रहन सहन होगा, ऐसा सारी चीजें। तो सभ्यता मतलब एक प्रकार की कल्चर ही है, और वो कल्चर जो थी वह एक निश्चित दौर में चलने वाली संस्कृति को ही हम क्या कह देते हैं, सभ्यता कह देते हैं। निश्चित दौर मतलब कोई भी सभ्यता जब पढ़ते हैं तो वहाँ एक ड्यूरेशन रहता है, 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर के और ये आपके 1500 ईस्वी पूर्व तक का यहाँ पर लोगों का इस प्रकार का रहन सहन, इस प्रकार का खान पीन था। ठीक है, तो यहाँ जो हम पढ़ते हैं, आप दिमाग इतना सा लगाइएगा कि सभ्यताओं के बारे में जो चर्चा आती है वो इस वाले पोर्शन में आती है, राजस्थान का जो प्राचीन इतिहास है इसमें, जो आपके सिलेबस में दे रखी हैं, उन सभ्यताओं की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो आते हैं वह आते हैं आपके शिलालेख, रॉक इंस्क्रिप्शन, शिलालेख। शिलालेख की बात करें तो शिलाओं पर लिखा गया लेख, ये भी इतिहास लेखन में मदद की है, या यूं कह सकते हैं कि इतिहास लेखन के ये प्रमुख साक्ष्य हैं शिलालेख। राजाओं ने इनको लिखवाया था। राजाओं ने इनको क्यों लिखवाया था, क्योंकि राजाओं को अपनी प्रशंसाएं बड़ी पसंद थी। प्रशंसा आज भी पसंद है सबको, अगर कोई आपकी प्रशंसा करे तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर आपकी कोई कमी ढूंढे तो बहुत बुरा लगता है। तो प्रशंसाएं तो उस समय से चली आ रही है, मानव की जो है आपकी प्रकृति है कि उसको प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है। तो वो राजा महाराजा सर्वे सर्वा थे, जैसे इस समय मोदी साहब है ना, तो कोई भी उद्घाटन करेंगे आप तो वहां पर एक पत्थर की शिला लगवा देते हैं, फलाने मंत्री के द्वारा इस चीज का उद्घाटन किया गया। क्यों, क्या है उसका उद्देश्य? आप कोई भी पुलिया का निर्माण हुआ, फलाने मुख्यमंत्री के कर कमलों से शुभारंभ, वो तो निकल गया, सलट गया, 10-20 साल बाद मरू गया मुख्यमंत्री तो, लेकिन उसका नाम वहां उस शिला पर लिखा हुआ है। सब लोग जानते हैं उसको, जानेंगे आने वाली पीढ़ियां भी कि आपकी ये टोंक फाटक के पुलिया, आपके यहाँ के जो मुख्यमंत्री जो थे, उन्होंने जो भी उस समय जो रहे थे बरकतुल्ला खां, उन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था। तो उस समय भी राजा महाराजा भी ऐसा ही करते थे, कोई भी कार्य करवाया, कोई समाज में कोई आदेश जारी करवाया, उसको पत्थरों के ऊपर लिखवा देते थे, जिससे कि ना तो मिटता है, ना गलता है, ना सड़ता है, कुछ नहीं होता है। कोई मेटल होगा तो शायद हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए, लेकिन एक ऐसा ये जो है आपके इस पर ना तो सड़ेगा, ना गलेगा, ना मिटेगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कवि ने कहा है कि रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, आएगा हवा का झोंका तो मिटा जाएगा। नाम लिखना है तो पत्थरों पर लिखो, एक बार लिखोगे तो अमर हो जाएगा। तो वो अमर होने के लिए ही पत्थरों पर वो क्या करते थे, नाम लिखते। अब उससे हमें क्या मिलता है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम हर एक रियासत के बारे में जब पढ़ेंगे, फलाने राजा ने ये शिलालेख लिखवाया, आपके लिए सिरदर्दी है ये प्रश्न यहां से ही क्रिएट करता है एग्जामिनर। ढूंढाड़ रियासत में यहाँ के जो शासक रहे हैं, कछवाहा वंश जो रहा है, इस कछवाहा वंश में जो कछवाहा वंश ने यहाँ पर शासन स्टार्ट किया, इसके बारे में
उल्लेख सर्वप्रथम कौन से शिलालेख में मिलता है? हो गई सिरदर्दी? कौन से शिलालेख में मिलता? यहाँ के शासक रघुकुल तिलक के नाम से जाने जाते हैं, ऐसा कौन से शिलालेख में लिखा है? तो मतलब इन शिलालेखों से उस समय के राजा महाराजाओं की जानकारियां मिलती हैं हमें। वो इसमें क्या लिखते हैं, मैं फलाने सिंह पुत्र ढिकाने सिंह, तो उसे एक वंशावली का ही पता चल गया कि इसका बाप ये था, इसका दादा ये था और ये इसका पोता था। तो वहां से एक प्रश्न बनता है कि फलाने रियासत के शासकों की वंशावली कौन से शिलालेख में मिलती है? तो शिलालेख जो है ये अपने को पढ़ने हैं, कौन से शिलालेख में किस चीज का उल्लेख मिलता है, ये भी आपके इस वाले पोर्शन में आता है। कई शिलालेख तो जब हम इतिहास ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे वो उस समय जो है आपके यहाँ पर आ जाएंगे ये सारी चीज। अगला जो है यहाँ पर जो है हम इसमें जो पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं आपके जो कॉइन्स वगैरह जो हैं, आपके सिक्के, किस राजा ने कौन से जो है आपके सिक्के जो है आपके जारी किए थे। जयपुर रियासत के शासकों ने कौन से सिक्के जारी किए थे? मदन शाही सिक्के किस रियासत के रहे हैं? ठीक है, झाड़ शाही सिक्के किस रियासत के रहे हैं? तो ये जो है आपके यहाँ पर सिक्कों से भी इतिहास लेखन में मदद मिलती है। इतिहास लेखन में जो है आपके सिक्कों से भी मदद मिलती है। वह कैसे मदद मिलती है? क्योंकि सिक्कों के ऊपर या तो राजा अपना नाम लिख देता था या फिर जो है आपके खुद का फोटो छाप देता था या उसका समय लिख देता था नीचे। तीन चीजों की जानकारी मिल गई, राजा का नाम मिल गया, उसमें डेट मिल गई कि इस समय शासक ने शासन किया था या इस राजा ने सिक्के जारी किए थे। तो ये जानकारी इतिहास में इनसे भी मदद मिलती है लेखन में। अगला जो पोर्शन जो है यहाँ पर जो चर्चा का जो विषय जो है यहाँ पर आता है वो आता है आपके ताम्रपत्र, कॉपर प्लेट, ताम्रपत्र। ताम्रपत्र ये भी जो है आपके इतिहास में भी लेखन में भी इनकी भी मदद रही है। ताम्रपत्र भी राजाओं के द्वारा जारी किए गए थे, एक तरह से उस जमाने के पट्टे थे ये। जैसे जेडीए का पट्टा जानते हो क्या? जेडीए का मतलब कोई भी आपके जो भी ऑथराइज जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा आपको कोई पट्टा मिलता है जो कि आपके उसको अधिकार जमाता है आपका कि ये मेरी संपत्ति है या मेरी चीज है। इस प्रकार का जो पट्टा हुआ करता था वो तांबे के प्लेट हुआ करती थी, कॉपर प्लेट, उनको ऊपर गोद करके और वह दिया जाता था राजा के द्वारा कि मैं फलाने सिंह राजा इस फलाने सिंह को इतने बीघा जमीन दान में देता हूं। तो उसके बाद में वो एक प्रूफ था, जैसे जेडीए से आपको पट्टा मिलता ना कि आपकी जमीन इतने बाई इतने का प्लॉट फलाने सिंह का, ऐसे ही राजा के द्वारा जारी किए जाते थे। इनमें दानों के बारे में ज्यादा उल्लेख मिलता है। ताम्रपत्र कुछ रानियों ने भी जारी किए थे चोरी छुपे, वो भी दान करती थी, तो वो भी अपना नाम करना चाहती थी कि हमारा भी नाम हो। ये जो चीजें हैं वह है आपके किस में आती हैं, इसमें पढ़ते हैं हम प्राचीन जो है आपके राजस्थान का जो इतिहास जो रहता है इसमें। अगला जो पार्ट है और वह जो पार्ट है उसकी अगर हम बात करें तो वह है मध्यकाल। यहाँ पर टोटल ही जो पढ़ते हैं वह है आपके राजस्थान की जो रियासत जो है उनके बारे में चर्चा मिलती है। राजस्थान की तमाम जो रियासत हैं उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि राजस्थान की जो रियासतें जो रही हैं आपके यहाँ जब अंग्रेज आए थे उस समय यहाँ लगभग 21 रियासतों का उल्लेख मिलता है। 21 रियासतों का उल्लेख मिलता है यहाँ पर। इतने राजा यहाँ पर राज करते थे और वह राजा जो थे, इतने राजा होने के कारण इस प्रदेश को क्या कहने लग गए लोग बाग? रजवाड़ा। रजवाड़ा कहने लग गए थे लोग बाग इस प्रदेश को। रजवाड़ा मतलब राजाओं का बाड़ा। बाड़ा समझते हो क्या? क्या होता है बाड़ा? जानवरों को जहां बंद कर दिया जाता है, मतलब एक कैटेगरी के जानवरों को जहां पर बंद कर दिया जाए, जैसे भेड़ बकरी एक जगह बंद कर दी, एक बड़ा सा वो बना करके गाँव में अक्सर इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो यहाँ राजा इतने अधिक संख्या में थे, इस कारण इसको क्या कहते थे? रजवाड़ा कहते थे।
रजवाड़ा जो है, यहाँ के जो राजा जो थे ये अधिकतर जो है आपके राजपूत थे, और इसी कारण इसको क्या कहने लग गए थे, आपके राजपूताना कहने लग गए थे। राजपूताना इसको जो है आपके कहने लगे थे। राजपूत थे ये शासक मैक्सिमम, अभी बताऊंगा मैं कहां कहां किसने शासन किया है। मैक्सिमम जो राजा थे वो थे राजपूत, और इस कारण इसको क्या कहने लग गए लोग बाग, राजपूताना कहने लग गए थे। राजपूताना जो रहा है इसी को ही आगे चल कर के क्या नाम मिला था, राजस्थान जो है आपके इसको नाम मिला था। राजस्थान नाम जो दिया गया था वो ऐसा कहते हैं कि 1829 ईस्वी में दिया गया था, और वह जो दिया गया था आपके किसने दिया था, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा दिया गया था। कर्नल जेम्स टॉड ने जो है आपके ये क्या नाम दिया था, राजस्थान दिया था, जिसे आज आप राजस्थान कहते हैं। यह नाम कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा दिया गया था। कर्नल जेम्स टॉड ने जो है आपके ये राजस्थान नाम जो दिया था 1829 में दिया था। इनकी एक पुस्तक थी, और उस पुस्तक की अगर हम बात करें तो उसका नाम जो मिलता है वह जो मिलता है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के प्राचीनतम पुरा अवशेष, राजस्थान के प्राचीनतम पुरा अवशेष, यहाँ ये जो है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज जो है ये इन्होंने इंग्लैंड से प्रकाशित की थी इसने, और इंग्लैंड से प्रकाशित की थी तो वह की थी 1829 में, और इसी में इसने सबसे पहले क्या शब्द का उपयोग किया था, राजस्थान शब्द का उपयोग किया था। और सबसे पहले राजस्थान के बारे में लिखने का जो श्रेय जो जाता है वह इन्हीं को ही जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को ही, और इसी कारण इसको जो कहा जाता है वह कहा जाता है आपके राजस्थान इतिहास का जनक। राजस्थान इतिहास का जो है आपके इसको क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। राजस्थान इतिहास का जनक, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, किसको कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है, क्योंकि इसने सबसे पहले राजस्थान के बारे में इसने ही लिखा था। जितने भी इतिहासकार आए बाद में इन्होंने इन्हीं से कॉपी किया है, मतलब इसी से ही इस राजस्थान के बारे में जानकारी जुटाई। इसने खुद ने अपने स्व विवेक से संपूर्ण राजस्थान का भ्रमण किया था, एक घोड़े पर बैठ कर के, और इन्होंने पूरे राजस्थान का भ्रमण किया था। और राजस्थान का जब भ्रमण किया था घोड़े पर बैठ कर के, तो इस कारण लोग बाग इनको क्या कहने लग गए थे, घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा के नाम से लोग इसको पुकारने लग गए, किसको, आपके कर्नल जेम्स टॉड को। और इनको ये घोड़ा जो दिया था यहाँ पर, एक भीलवाड़ा का एक व्यक्ति था, और उनका नाम था यति ज्ञानचंद जैन। यति ज्ञानचंद जैन, उसने भेंट किया था इनको घोड़ा, और उस यति ज्ञानचंद जैन को ही इन्होंने अपना गुरु बना लिया। किसने, कर्नल जेम्स टॉड ने। तो अगर कोई कहे आपसे कि राजस्थान में इसका जो है आपके जो गुरु जो रहा है किसका, कर्नल जेम्स टॉड का, वह कौन था, तो राजस्थान में इस कर्नल जेम्स टॉड का जो गुरु जो रहा है वो जो रहे हैं आपके यति ज्ञानचंद जैन रहे हैं, इसके गुरु जो रहे हैं। कर्नल जेम्स टॉड के जो है आपके राजस्थान में गुरु वह थे आपके यति ज्ञान चंद जैन।
यति ज्ञानचंद जैन आप भीलवाड़ा के थे। भीलवाड़ा जो है आपके निवासी थे, ये जो बात करें तो यति ज्ञानचंद जैन जो थे, तो ये जो है आपके इन्होंने ही इनको घोड़ा दिया था कर्नल जेम्स टॉड को। तो ये जो है आपके कर्नल जेम्स टॉड जो थे, इनको जो है आपके इन्होंने ही जो है आपके घोड़ा भी भेंट किया था। और इसी कारण टॉड को क्या कहते हैं, घोड़े वाले बाबा। क्या हो गया? घोड़े वाले बाबा जो है इनको कहा जाता है, किसको? कर्नल जेम्स टॉड को। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। मैं फिर एक बार आपको यही कह रहा हूँ, लेकिन जानकारी आपको होना जरूरी है, इसलिए आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है। बात स्टार्ट हुई थी यहाँ से हुई बात स्टार्ट। मैंने आपसे कहा इस मध्यकाल में हम क्या पढ़ेंगे, रियासतों को पढ़ेंगे। और रियासत जो है ये मैंने आपसे कहा कि इनको ही हम पहले क्या कहते थे, इस प्रदेश को रजवाड़ा के नाम से, फिर इसका नाम राजपूताना पड़ा, राजपूताना से राजस्थान पड़ा। राजस्थान शब्द जो आया है वो 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान करके, और इसी में ही इन्होंने आपके यहाँ पर ये सबसे पहले राजस्थान शब्द का उपयोग किया था। तो अगर कोई आपसे कहे कि राजस्थान शब्द का जो है सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, तो वह किया था कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। कब किया था? 1829 में किया था। और इसने एक पुस्तक लिखी तो उसमें इस शब्द को इन्होंने ऐड किया था, और यहीं से इसको आप राजस्थान के नाम से पुकारते हैं। अब बात आती है कि हम इसमें जो मध्यकाल में जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे आपके किन को, रियासतों को पढ़ेंगे। आगे चलूं मैं यहां से। रियासतों को जो पढ़ेंगे तो इसमें कौन कौन सी रियासतें आपके सामने आएंगी, तो वो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। चलें आगे। ठीक। तो मध्यकाल में जो है हम ये पढ़ रहे जा रहे हैं, वह है आपके मध्यकाल में जो पढ़ेंगे उन रियासतों के बारे में जो चर्चा होगी वह देखिएगा। यहाँ पर जो रियासत हम पढ़ेंगे तो वो कौन कौन सी रियासतों के बारे में चर्चा होगी मुख्य रूप से, वह देखिएगा। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर मेवाड़ रियासत जो है आपके, क्या हो गया? मेवाड़ रियासत, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि मेवाड़ रियासत जो है आपके क्या है, कहाँ ये रही, क्या इसका वर्चस्व रहा। क्या हो गया? आप समझा दो एक बार उनको, क्या समझाना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, तो बता दो उनको। हो सकता है कि उनको अगर हमारे बारे में पूछ रहे हैं कि पढ़ाएंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा अभी पढ़ाना तो स्टार्ट किया भी नहीं है ना, और मैं पढ़ाऊंगा ऐसे ही, आपको लिखना आपको ही पड़ेगा।
ठीक है, मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूंगा, वो आपको नोट डाउन आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये कर रहे हैं ना, और लोग, इनको पता है कि हम पहले क्लास ले चुके हैं इनकी, इनको पता है कि लिखना क्या है, कैसे लिखना। ठीक है, अगर कोई समस्या है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं निष्फिक्र होकर के। दूसरे की शर्म मत करना कि ये क्या सोचेगा, सोचने वाले तो आप पूछोगे तब भी सोचेगा, और नहीं पूछोगे तब भी सोचेगा। ठीक है, तो आप पूछने को खुली छूट। मेवाड़ रियासत की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और मेवाड़ रियासत में जिसने यहाँ पर शासन जो किया है वो आपको ज्ञात है कि यहाँ पर इस मेवाड़ रियासत में जो शासन जो किया वह किसने किया है, आपके यहाँ पर किसने किया, गोहिल वंश जो है इसने यहाँ पर शासन किया था। गोहिल वंश ही आगे चल कर के यहाँ पर क्या कहलाया, सिसोदिया। सिसोदिया जो है आपके ये कहलाया, यही जो है आपके वंश जो है आपके। तो सिसोदिया एक सीधा सा, यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके जो मेवाड़ रियासत है यहाँ पर किस वंश ने शासन किया है, तो वह है आपके गोहिल वंश, और यही आगे चल करके क्या कहलाए थे, सिसोदिया के नाम से कहलाए थे। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कहाँ से गोहिल वंश स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किस राजा ने क्या कार्य किए थे, किस प्रकार का क्या रहा था, पूरा जो है राजाओं के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। दूसरी यहाँ पर हम यहाँ जो चर्चा पढ़ेंगे वह है आपके जयपुर जो है आपके, जिसे आप क्या कहते हैं, ढूंढाड़ रियासत के नाम से जिसे आप लोग जो है पुकारते हैं। ढूंढाड़ रियासत जो है, ढूंढाड़ स्टेट जो रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जिस वंश ने शासन किया है वह किया है आपके कछवाहा वंश ने जो है आपके यहाँ पर शासन किया है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कछवाहा वंश ने जो है आपके कहाँ शासन किया, कैसे शासन किया, और कहाँ से आए थे ये कछवाहा वंश। ठीक है, भगवान राम के वंशज मानते हैं अपने आप को, भगवान राम के पुत्र कुश, उससे ही जो है ये अपने आप को ये वंश मानता है। ये भी ऐसे ही कहते हैं कि हम भी भगवान राम के ही वंशज थे। तो भगवान राम का इस समय जो है जन्मदिन आने वाला है, तो इतिहास समझने में आपको आसान हो जाएगा ये। ठीक है, कब है भगवान राम का जन्मदिन, 17 तारीख को है। जिस दिन राम नवमी आएगी उस दिन भगवान राम का क्या है, जन्मदिन है। अगला जो है यहाँ पर जो रियासत के बारे में जो चर्चा रहेगी वह है आपके यहाँ पर वो रहेगी आपके मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत जो है आपके, इसकी चर्चा रहेगी। मारवाड़ रियासत जो रही है, यहाँ पर जिस वंश ने जो शासन किया है वह जो वंश रहा है वो कौन सा रहा है, राठौड़ वंश जो है आपके यहाँ पर ये रहा है। राठौड़ वंश के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये मेन रूप से तो 3 रियासत हैं, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, स्पेशली राजस्थान की मुख्य रियासतें। आप पढ़ लेना सिलेबस, और उसमें आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, राजस्थान की मुख्य रियासतें और उनका राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वर्णन। इसके अलावा यहाँ पर इसमें जो आता है, चर्चा जो आती है वह जो है आपके इसमें आगे जो चर्चा हम पढ़ते हैं यहाँ पर वह आपके एक वंश के बारे में जो है चर्चा करते हैं यहाँ पर, और वो है आपके चौहान वंश जो रहा है, इसके बारे में जो है आपके यहाँ पर चर्चा करते हैं। चौहान वंश जो रहा है इसके बारे में जो है यहाँ पर जनरली जो है आपके चर्चा होती है। चौहान वंश की जो है आपकी शुरुआत जो होती है वह आपके यहीं जयपुर में एक जगह है जिसे आप सांभर या जिसको आप शाकंभरी के नाम से जो है पुकारते हैं। शाकंभरी, या इसका एक नाम और मिलता है और वह मिलता है सपाद लक्ष्य। यहां से चौहान वंश स्टार्ट होता है
और यहाँ से चौहान वंश स्टार्ट होकर के और आपके राजस्थान में ये अलग अलग स्थानों पर जो है आपके फैलता है। फैलता कहाँ कहाँ पर है, यहाँ से निकल कर के जो है आपके अजमेर में जाता है। अजमेर जो है आपके यहाँ अजमेर में तो ये जो कहलाते हैं वह आपके चौहान ही कहलाते हैं। अजमेर में तो इनको चौहान ही कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ से निकल कर के इनका एक ग्रुप जो जाता है वह जाता है आपके नाडोल। नाडोल जो पड़ता है पाली में पड़ता है, यहाँ जाता है और यहाँ भी ये क्या कहलाते हैं आपके चौहान ही कहलाते हैं ये। अब नाडोल से यहाँ से कुछ ब्रांच निकलती है इसकी, और एक जो ब्रांच निकल कर के नाडोल से जो जाती है वह आपके जाती है जालौर। जालौर में जाते हैं और यहाँ पर इनको जो कहा जाता है वह कहा जाता है सोनगरा चौहान। सोनगरा चौहान के नाम से इनको जो है यहाँ पर, क्योंकि एक पहाड़ी है सोनगिरी यहाँ पर, इस कारण इनको सोनगरा चौहान कहा है। इसके अलावा यहाँ से निकल कर के एक जो है आपके सिरोही जो है आपके यहाँ पर जाते हैं, और सिरोही में इनको जो कहा जाता है वह कहा जाता है देवड़ा चौहान। देवड़ा चौहान के नाम से इनको जो है यहाँ पर जाना जाता है। और एक और जो है यहाँ से निकल कर के और एक और जो है आपके ब्रांच निकलती है, और वह जो जाते हैं आपके हाड़ौती की तरफ। हाड़ौती जो है आपके कोटा बूंदी, तो यहाँ पर ये कोटा और बूंदी जो है आपके, ये जो है आपके दोनों जो क्षेत्र रहे हैं आपके कोटा और बूंदी, यहाँ भी चौहानों का वर्चस्व रहा है। और यहाँ इनको जो कहा गया वह कहा गया था हाड़ा चौहान। हाड़ा चौहान जो है इनको कहा गया। यहीं से हाड़ौती से निकल कर के और एक जो है आपके ब्रांच चली जाती है आपके झालावाड़। झालावाड़ यहाँ इनको जो कहा गया था वह कहा गया था आपके झाला चौहान। झाला चौहान इनको, या इनको यहाँ पर लोग बाग खींची चौहान भी कहते हैं। तो ये चौहानों का जो है आपके वर्चस्व रहा है आपके राजस्थान में, तो ये भी आपको जो है सिलेबस में आपके पढ़ने पड़ेंगे। यही जो है आपके मेन रूप से जो है आपके सिलेबस में जो है चर्चा का जो विषय रहता है इस मध्यकाल में, इन चीजों को जो है अपने को पढ़ना है यहाँ पर। इसके अलावा थोड़ी सी आप जानकारी, राजस्थान में अधिकांश रियासतों पर तो राजपूतों का वर्चस्व रहा है, लेकिन राजस्थान की दो रियासत ऐसी रही हैं, राजस्थान की दो रियासत ऐसी रही हैं आपके जहां पर यदुवंशियों ने शासन किया है। यदुवंशी जो है आपके शासक रहे हैं। यदुवंशी शासक जो है उनमें अगर हम बात करें तो एक जो रही है वह तो आपके क्या रही है, आपके दो रियासतों में यदुवंशी शासक जो रहे हैं, एक तो जो रही है वह है आपके करौली। करौली में इनको जो कहा जाता है वह कहते हैं पाल। यहां जो वंश जो रहा है उसको क्या कहा है, पाल वंश। दूसरी रियासत जो रही है वह रही है आपके जैसलमेर। जैसलमेर जो है यहाँ पर जो रहे हैं उनको जो कहते हैं वह क्या कहते हैं, भाटी। तो ये भाटी वंश जो है आपके यहाँ पर, ये है कौन, यदुवंशी। यदुवंशी मतलब भगवान कृष्ण के वंशज मानते हैं ये अपने आप को, ये अपने आप को क्या मानते हैं, भगवान कृष्ण के वंशज मानते हैं ये यदुवंशी जो है ये। पिछली बार एक एग्जाम में यहां से ही बड़ा सीधा सा प्रश्न पूछ लिया था कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में ही, जैसलमेर में जो है आपके कौन सा वंश राज। आपके सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, क्या कॉमन सी जानकारी है, सामान्य सी अपने को पता होना चाहिए कि मेवाड़ में किस वंश ने, आपके ढूंढाड़ में किस वंश ने, मारवाड़ में किस वंश ने, चौहानों ने कहाँ कहाँ किस नाम से। अगर कोई कहे आपसे हाड़ा चौहान कहाँ रहे हैं, या झाला चौहान कहाँ रहे हैं, या सोनगरा चौहान कहाँ रहे हैं, या देवड़ा चौहान कहाँ रहे हैं। कोटा बूंदी, सॉरी मैंने वो कोटा कर दिया ना, मात्रा हटा दीजिएगा आप ऊपर से, कोटा बूंदी है ना। नाडोल है, नाडोल, नाडोल तो पाली में है।
नाडोल, नाडोल जगह का नाम है जो पाली में है, और ये जो है हाड़ौती में कोटा और बूंदी। ठीक है, तो यहाँ के जो शासक हैं वो क्या कहलाते हैं, हाड़ा चौहान, और यहाँ झालावाड़ के जो शासक हैं वो झाला चौहान कहलाते हैं। दो रियासतें ऐसी रही जहां यदुवंशियों ने शासन किया, मतलब जो एक तरह से भगवान कृष्ण के वंशज मानते हैं अपने, यादव, भगवान कृष्ण कौन थे, यादव, यदुवंशी, तो वो जो है अपने आप को मानते हैं। तो ये दो रियासतें रही हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो दो रियासत हैं, दो रियासत जो रही हैं वहां पर जो है आपके जो रहा है वो रहा है जाट वंश रहा है वहां पर, जाट वंश रहा है दो रियासतों में। और वह दोनों रियासतों की अगर मैं बात करूं तो वह कौन कौन सी रही हैं दोनों रियासतें, एक तो रही है आपके धौलपुर, और एक जो रही है आपके भरतपुर, भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर दो रियासतें रही हैं। इसके बाद जो है आपके दो ही ऐसी रियासत और हैं जहां पर, सॉरी दो नहीं एक ही रियासत है जहां पर मुस्लिम शासन रहा था। एक रियासत जो है आपके जहां पर मुस्लिम सत्ता रही थी, मुस्लिम जो है आपके शासक जो है आपके रहे हैं, और वो जो रही है आपके टोंक। ठीक है, ये रियासतों के बारे में एक कॉमन सी जानकारी थी जो अपने को पता होना चाहिए, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आउटलाइन तो पता हो कि ये चीज यहाँ पर रही है। ठीक है, लिख दिया। आगे देखिएगा, आगे हम बात करें तो ये जो है आपके तीसरा पोर्शन, इसमें क्या क्या चीज को पढ़ना है ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम एक एक टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे। आधुनिक वाला जो पार्ट है इसमें जो अपने को पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, आधुनिक काल। एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे सबसे ज्यादा इसी पोर्शन में से आएंगे। इसमें जो पढ़ना है आपके वो क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं एकीकरण की। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो कैसे हुआ था, कितने स्टेप में हुआ था, वो सब यहाँ पर चर्चा का जो रहता है ना। तो राजस्थान का एकीकरण। दूसरा यहाँ पर जो है बात करें तो ये जो है आपके आंदोलन, मूवमेंट, आंदोलन, आंदोलन जो है ये तीन प्रकार के आंदोलन यहाँ पर पढ़ते हैं हम। एक तो पढ़ते हैं यहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन मतलब जनता ने अपने राइट्स के लिए आंदोलन किए थे।
अपने अधिकारों को लेकर के कुछ ऐसे आंदोलन हुए थे जिनको आप प्रजामंडल आंदोलन के नाम से जो है पुकारते हैं, अपने अधिकारों को लेकर के। तो ये हर एक रियासत में ऐसे आंदोलन हुए थे। यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न आता है कि वहां पर मेवाड़ जो प्रजामंडल आंदोलन है उसकी शुरुआत कब हुई, मतलब उसका गठन कब हुआ, वो संगठन बना था वहां पर, या मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत कब हुई। यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न आता रहता है। एकीकरण में से भी हर एग्जाम में प्रश्न आता रहता है। राजस्थान का जो यूनिलाइजेशन है, एकीकरण है, वो 7 स्टेपों में हुआ, 7 चरणों में हुआ था। और वो 7 चरण जो रहे हैं उनमें से लेकर के हर एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि पहले चरण को किस नाम से पुकारा गया, या दूसरे चरण को किस नाम से, या उसका कौन सर्वे सर्वा बना, मतलब उसका कौन अध्यक्ष बना, कौन प्रधानमंत्री बना, कौन उसमें जो है आपके सदस्य मेंबर वगैरह जो भी है, ये सारा वहां से आपके रहता है। दूसरा यहाँ पर जो है आपके, इसमें अगर हम बात करें तो दूसरा आंदोलन जो है यहाँ पर पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं आपके जनजाति आंदोलन। ट्राइब्स जो रही हैं उन यहाँ की जनजातियों ने भी अपने वही राइट्स को लेकर के आंदोलन किए थे, जिसमें आप यहाँ 2 जनजातियों का विशेष रूप से आंदोलन पढ़ते हैं। एक जो है आपके मीणा और एक जो है भील। इन 2 जनजातियों का यहाँ पर आंदोलन देखने को मिलता है। तो वो यहाँ से भी खूब प्रश्न आते हैं। मीणा जाति का जो आंदोलन हुआ था वो आपके यहाँ जयपुर में, उनके लिए एक कानून आ गया था, जयराम पेशा कानून। तो पूछ लिया था जयराम पेशा कानून कहाँ, कब, किस रियासत ने लागू किया, उस समय शासक कौन था, ठीक है। वहां पर भील जो है आपके, उनके राइट्स के लिए कुछ समाजशास्त्री आए थे। उन्होंने जो है आपके जो कह सकते हैं कि आंदोलन किए थे, जिसमें भगत आंदोलन है आपके, ठीक है, एक ही आंदोलन है। ये ऐसे आंदोलन रहे हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भगत आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रश्न, एक ही आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपके जनजातीय आंदोलन में इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद में तीसरा आंदोलन जो है वो है आपके किसान आंदोलन। किसान आंदोलन जो है आपके, इसके बारे में जो है हम यहाँ पर पढ़ते हैं, किसान आंदोलन। तो 3 प्रकार के आंदोलन यहाँ पर पढ़ते हैं हम। एक तो जो है आपके प्रजामंडल आंदोलन, एक जो है आपके जनजाति आंदोलन, और एक आपका किसान आंदोलन। किसानों ने जो आंदोलन किए थे वही अपनी खेती को लेकर के, क्योंकि राजा महाराजाओं ने इतने टैक्स लाद दिए थे उनके ऊपर कि वो उन टैक्सों के नीचे ही दब गए थे। कई रियासतें तो ऐसी थी जहां पर मतलब 80-80, 90-90 टैक्स जो है आपके लगा दिए थे, ठीक है। तो उन करों को लेकर के किसानों ने आंदोलन किए थे, जिनमें आपके राजस्थान का एक ऐसा किसान आंदोलन रहा है जो पूरे भारतवर्ष में सबसे लंबे समय तक चला था, और वह बिजौलिया किसान आंदोलन के नाम से जाना गया। तो कई बार आया हुआ है, उसके बारे में पूछ लिया था कि बिजौलिया आंदोलन जो है आपके किस जाति के किसानों ने किया था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कितने समय तक चला था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो है आपके चर्चा का जो है आपके यहाँ रहते हैं। हर एक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर किसानों ने आंदोलन किए थे, तो उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो है आपके आंदोलन आते हैं। और एक और इसमें टॉपिक आता है, वो है राजस्थान के जो है प्रमुख व्यक्तित्व, जो पढ़ाने का नहीं है, क्योंकि अपने आप ही वो व्यक्ति विशेष सब जगह आ जाएंगे। यहाँ व्यक्तियों की चर्चा होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, उनके बारे में जो है चर्चा पूछता है। ये एक आउटलाइन थी जो अपने को इस राजस्थान के पूरा इतिहास में जो है अपने को पढ़ना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज का अपना जो पहला जो टॉपिक है, जैसा कि मेवाड़ रियासत, क्योंकि इन्होंने ये थंबनेल बना रखा है, मेवाड़ रियासत। यहां से हम इतिहास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। है जी, इससे हाँ, मध्यकाल से ही पढ़ेंगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो है इस पर टिका हुआ है इतिहास पूरा, उधर का भी और इधर का भी। स्टार्ट यहीं से होता है, मिडाइवल जो है यहाँ से ही। वो जो चीजें हैं वो केवल फैक्चुअल हैं, एंशिएंट में जो है पढ़ेंगे हम, निश्चिंत रहिए, सब आ जाएगा। एक सीक्वेंस होता है एक पढ़ने का, जैसे आपने बीएड की होगी बीएड, तो फर्जी डिग्री तो नहीं लाया कोई, पकड़ में आ रहे हैं बहुत। अब आरपीएससी सख्त हो गई है,
तो जब बीएड की होगी तो वहाँ आपने एक साइको पढ़ी होगी, वो पढ़ा होगा एक अधिगम के सिद्धांत, मतलब वो कैसे सीखा जाए। तो अगर आप इजी से हार्ड की तरफ जाएंगे जल्दी सीख जाओगे आप, और डायरेक्ट आपके सामने हार्ड परोस दिया जाए तो वो इजी भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि अधिगम का सिद्धांत है, यहाँ आप इजी से, मतलब जो इजी है उससे टफ की तरफ जाओ आप, हार्ड की तरफ। ठीक है, तो हम भी यहाँ वही कर रहे हैं कि हम जो चर्चा कर रहे हैं मेवाड़ रियासत, रियासतों की चर्चा हम करेंगे, रियासतों के बारे में हम बताएंगे, तमाम जो भी रियासत जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन जो की थी ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये आसानी से समझ में आ जाएंगी क्योंकि राजाओं की कहानियां रही हैं यहाँ पर। कहानियों को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ चीजें हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, फैक्ट। ठीक है, मेवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत के बारे में सबसे पहली चीज तो ये कहा जाता है कि ये जो मेवाड़ जो रियासत है यह राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। ये मेवाड़ जो रियासत है ये राजस्थान की जो है आपके, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। ये सबसे प्राचीन रियासत है। तो राजस्थान का जो है आपके जितने भी स्टेट रहे हैं या जितनी भी रियासतें रही हैं, तो उनमें सबसे प्राचीन जो है ये ओल्डेस्ट जो है आपके स्टेट रहा है आपके राजस्थान का। ये जो बात करें तो मेवाड़ जो रहा है, प्राचीन जो होता है उसको जो कहा जाता है आपके, प्राचीन जो है, इस प्राचीन को जो कहते हैं वह आपके प्राग कहते हैं। प्राग, प्राग कहा जाता है, प्राग का मतलब होता है प्राचीन। तो इस कारण जो है आपके, और स्थान जो होता है आपके, स्थान जो होता है आपके, स्थान को जो है आपके राजस्थान में वाट या कई और नामों से जैसे पुकारते हैं, वाट कह लीजिएगा या वाड़ कह लीजिएगा या वाटी कह लीजिएगा, राजस्थान में स्थान को कई नामों से जो है आपके पुकारा जाता है। वाट कह लीजिएगा या आप वाटी कह लीजिएगा या आप वाड़ कह लीजिएगा, इन नामों से जो है आपके स्थान को पुकारते हैं। क्षेत्र को स्थान या आप क्या कहेंगे क्षेत्र जो भी है, इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, इन नामों से जो है आपके पुकारते हैं। जैसे शेखावाटी है ना, तो वो क्या है शेखा, राव शेखा के द्वारा या राव शेखा का क्षेत्र था, इस कारण उसको आपने क्या कहा शेखावाटी। ठीक है, तो यहां मैं आपसे कह रहा हूं कि स्थान को राजस्थान में क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, और ये प्राचीन जो है आपके एरिया रहा या प्राचीन क्षेत्र रहा है ये आपके ये रियासत, और इस कारण जो है आपके इस क्षेत्र को क्या कहते हैं आपके, यहां से प्राग और यहां से वाट, तो ये क्या कहलाता है आपके प्राग वाट कहलाता है। आधा कह ना, तो प्राग वाट के नाम से जो है आपके पुकारते हैं। तो इस क्षेत्र को जो है आपके प्राग वाट भी कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्रागवाट भी कहा जाता है। अब प्रश्न आया प्रागवाट किस रियासत को कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे मेवाड़ रियासत को ही क्या कहते हैं, प्रागवाट कहते हैं। सिंपल सी बात है, प्राग का मतलब है प्राचीन, वाट का मतलब है क्षेत्र एरिया, तो ये प्राचीनतम क्षेत्र रहा है और इसी कारण इसको क्या कहते हैं प्रागवाट के नाम से पुकारते हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ जो है आपके ये जो एरिया है यहाँ एक जाति रहती थी और वह कौन सी, मेद जाति। मेद जाति जो है आपके यहाँ पर क्या करती थी, निवास करती थी यहाँ पर। मैक्सिमम, होने को तो और भी जातियां थी लेकिन मेद जाति जो है, मेव मत लिख देना है ना, एक और जाति है जिसे आप क्या कहते हैं मेव, और ये कहाँ निवास करती है आपकी अलवर क्षेत्र में, अलवर और भरतपुर, जिसे आप क्या कहते हैं मेवात। हाँ मुस्लिम है,
ये हिंदू ही थे, हिंदुओं से मुसलमान बने, है ना। तो वो जो है आपके मेव, मैं ये कह रहा हूं कि ये मत लिख देना, अपने को लिखना है ये मेद, मेद जाति जो है यहाँ पर निवास करती थी। ठीक है, तो मेद जाति जो है यहाँ पर जो है निवास करती थी इस एरिया में। कौन सा, ये जो जैसे आज आप मेवाड़ रियासत के नाम से पुकारते हैं, वहां ये जाति का बाहुल्य था। मैक्सिमम जो कास्ट यहाँ पर जो निवास करती थी वह थी मेद जाति। इस मेद जाति का ये एरिया होने के कारण जो है लोग इसको क्या कहने लग गए थे, इस मेद जाति के कारण जो है आपके, इसी कारण जो है आपके इस क्षेत्र जो है आपके, इस क्षेत्र को जो है आपके लोग क्या कहने लग गए थे, मेद पाट। पाट भी जो है आपके किसको कहा जाता है, क्षेत्र को ही कहते हैं। पाट मतलब हिस्सा या क्षेत्र या मेरा हिस्सा या मेरा एरिया, पाट। तो ये जो है आपके, ये जो है आपके मेद पाट जो है आपके, ठीक है। तो इसको मेद पाट भी कहते हैं, किसको, मेवाड़ रियासत को। पाट का मतलब एरिया ही होता है ना, क्षेत्र ही होता है। आप इसका अर्थ भी जो है आपके क्या कहेंगे, क्षेत्र या एरिया जो है आपके होता है इसका अर्थ। फिर एक प्रश्न बना कि मेद पाट किस रियासत को कहते हैं, तो मेवाड़ रियासत को ही कहते हैं मेद पाट जो कहा जाता है। इस रियासत की अगर हम बात करें तो ये जो रियासत है यहाँ पर, ये जो मेदपाट जो रियासत है, इस रियासत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये गुहिल वंश ने जो शासन किया था, इस गुहिल वंश से पूर्व यहाँ पर शासन जो था वह जो है आपके मौर्यों का शासन था। यहाँ पर मौर्यों का जो शासन था, तो मौर्यों के समय संपूर्ण भारत जो है आपके 16 महाजनपदों में विभाजित था। 16 महाजनपद, महाजनपद से तात्पर्य आप समझें जैसे इस समय आपका संपूर्ण भारत जो है कितने राज्यों में विभाजित है। जैसे राज्य है इस समय, उस समय वो क्या हुआ करते थे, जनपद हुआ करते थे। तो वो 16 जनपद जो थे उनमें जो है आपका ये संपूर्ण भारत जो विभाजित था, तो ये जो एरिया है आपका, ये जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है, यहाँ क्या था, एक जनपद हुआ करता था और वह था आपके सिबी जनपद। नेक्स्ट आगे चलो, यहां तक लिखा आपने, ठीक है। तो यहाँ जो है आपके मेवाड़ रियासत में जो है आपके, यहाँ जो है आपके, यहाँ प्राचीन काल में, प्राचीन काल जो रहा है आपके, प्राचीन काल में मौर्यों का शासन था। यहाँ पर मौर्यों का शासन था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है, उससे भी ये स्पष्ट होता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण जो करवाया था वह किसने करवाया था, चित्रांग मौर्य ने करवाया था। चित्रांग मौर्य, जिन्होंने कल्चर पढ़ी है, मैं पढ़ा चुका हूं वहां पर, कि जो है आपके मौर्य जो है उन्होंने ही जो है यहाँ पर शासन किया, जिसका एग्जाम्पल मिलता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण लगभग 7वीं सदी में ही करवाया था, और 7वीं सदी में जो करवाया था वह करवाया था चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया गया था। तो उस समय तक जो है आपके यहाँ पर 7वीं क्या 8वीं सदी तक यहाँ पर मौर्यों का वर्चस्व था, तो मौर्यों का शासन था। और उस समय यहाँ पर जो है आपके सिबी जनपद हुआ करता था। किसका मतलब, हाँ अभी आ जाएगा आपके सामने। अभी बोला भी था, मैंने कहा कि ये जो है मौर्यों का शासन कब रहा था, आप इनकी बात करें तो 7वीं सदी में। आप ध्यान भी दीजिए ना। और ये गोहिल वंश कब स्थापित हुआ, अभी आपके सामने आएगा। यहाँ पर हम बात करें प्राचीनतम, इसलिए बोला इसको कि राजस्थान में और रियासत है ना, ये देखिएगा आप, इसको हम पूरा कर दूं पहले इसको, ठीक है। सिबी जनपद जो है आपके यहाँ पर, यहाँ पर जो है आपके सिबी जनपद जो है आपके ये हुआ करता था।
सिबी जनपद था, ठीक है। और सिबी जनपद जो था, इस सिबी जनपद की जो है आपके जो राजधानी जो थी, सिबी जनपद की जो कैपिटल जो थी वह जो थी आपके माध्यमिका। माध्यमिका जो है आपके यहाँ पर क्या थी, राजधानी थी, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, इसको वर्तमान में नगरी के नाम से जो है पुकारते हैं। और ये जो है आपके कहां पर पड़ता है, चित्तौड़ में है। यहां से अब दो प्रश्न और बनते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो मेवाड़ रियासत जिसे आज आप कहते हैं, वहां कौन सा जनपद था, जिसे आज आप मेवाड़ रियासत के नाम से जो है पुकारते हैं, तो वहां पर पहले या जो कह सकते हैं मौर्यों के शासन काल में कौन सा जनपद था, तो वह था आपके सिबी जनपद था। नाम था उसका जनपद का, मतलब एक तरह से स्टेट का नाम था। जैसे राज्य आपका राजस्थान, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, ऐसे उस समय ये जो है आपके 16 जनपदों में जो है आपके डिवाइड था। तो सिबी जनपद जो है आपके वो था यहाँ पर। और सिबी जनपद की जब जैसे आपकी हर एक स्टेट की एक कैपिटल होती है, राजधानी होती है, जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर, तो ऐसे ही इसकी जो कैपिटल जो थी वह क्या थी, माध्यमिका। जगह का नाम था माध्यमिका, जैसे जयपुर, ऐसे ही उसका नाम क्या था, माध्यमिका था। माध्यमिका को ही वर्तमान में लोग किस नाम से पुकारते हैं, नगरी के नाम से पुकारते हैं। नगरी जगह जो पड़ती है वह कहां पर आता है, चित्तौड़ में आती है ये जगह, ठीक है। यहां से फिर एक प्रश्न आता है कि सिबी जनपद की राजधानी क्या थी, सिबी जनपद की राजधानी क्या थी, तो क्या थी, माध्यमिका थी। दूसरा प्रश्न आता है कि माध्यमिका को वर्तमान में क्या कहते हैं, नगरी कहते हैं, चित्तौड़ नहीं, नगरी कहते हैं, जो चित्तौड़ में है। मैंने इसलिए उसमें लिखा है चित्तौड़ में, ये जगह का नाम है स्पेशली, चित्तौड़ में है ये। चित्तौड़ को नहीं कहते नगरी, चित्तौड़ में एक जगह का नाम है। जैसे जयपुर, जयपुर जैसे सांगानेर, या जयपुर में जैसे आपका बगरू वगैरह जो भी आपके जैसे एरिया, तो ऐसे चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट जो है ना उसमें पड़ता है, एक नगरी करके जगह है। तो उसको पहले क्या कहते थे, माध्यमिका के नाम से पुकारते थे। अब इनका एक प्रश्न था कि बोला आप प्राचीन तो बोल रहे हो, प्राचीन किस में। मैंने आपको बताया था कि ये जो रियासत है ना, जैसे मेवाड़ रियासत, ढूंढाड़ रियासत और मारवाड़ रियासत, इन तमाम रियासतों में से सबसे पहली जो है ओल्डेस्ट जो रियासत है वह कौन सी है, मेवाड़। ये चीज समझ में आई। मतलब राजस्थान में जितनी भी रियासतें चलती थी ना, या जितने भी यहाँ पर शासक शासन करते थे, उन शासकों में सबसे पहले जो है रियासत जो यहाँ सामने आई थी वह कौन सी आई थी, मेवाड़ रियासत आई थी। अभी मैंने बताया ही नहीं कितने किस समय आई थी, वो अभी बताऊंगा आपको आगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो मैंने आपको आगे जो चर्चा किया था कि यहाँ पर प्राचीन काल में, प्राचीन काल मतलब एक तरह से जब मौर्यों का शासन था, एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से जैसे आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो वहां पढ़ते हैं हम प्राचीन काल में मौर्यों को। तो मौर्यों का जो शासन जो है यहाँ पर लगभग 7वीं सदी तक जो है आपके यहाँ पर मौर्यों के शासन का उल्लेख मिलता है, क्योंकि 7वीं सदी में जो है आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था। और लगभग 7वीं क्या 8वीं सदी तक, क्योंकि 734 ईस्वी में जो है यहाँ पर इन गोहिलों का शासन स्टार्ट हुआ था, जो अभी आपके समझ में आएगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं हम तब, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप इतना सा ध्यान रखिएगा कि राजस्थान की तमाम रियासतों में से, राजस्थान में जैसे मैंने आपसे कहा कि अंग्रेज जब आए थे उस समय तो 21 रियासतें थी, बाद में जब एकीकरण हुआ था 19 रियासतें थी। तो आप इतना ध्यान रखिएगा 19 रियासतों में से सबसे ओल्डेस्ट जो रियासत थी वह कौन सी थी, मेवाड़, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनमें से सबसे प्राचीन रियासत थी ये, और प्राचीन होने के कारण इसको क्या कहते हैं, प्रागवाट कहते हैं, क्योंकि प्राचीन शब्द का जो है अर्थ जो है वो निकलता है प्राग, और वाट कौन होता है, क्षेत्र। तो ये प्राचीन एरिया रहा है, इस कारण इसको प्रागवाट भी कह दिया गया है। यहाँ एक जाति विशेष निवास करती थी जिसको आप मेद जाति के नाम से पुकारते हैं,
और इसी कारण इस मेद जाति का एरिया था और क्षेत्र को पाट भी बोल देते हैं, और इसी कारण इसको जो है आपके यहाँ पर क्या हुआ, मेद पाट के नाम से लोग इसको जो है आपके पुकारते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये जो है आपके ये जो मेवाड़ जो रियासत जहां पर है, यहाँ पर ये मौर्यों का वर्चस्व था और यहाँ पर सिबी जनपद था, और सिबी जनपद की जो कैपिटल थी वह थी माध्यमिका, और वर्तमान में माध्यमिका को क्या कहते हैं, नगरी कहते हैं। आगे मैं थोड़ा सा बढ़ता हूं, यहां पर इसका नाम जो पड़ा था वह है आपके इस जो है आपके मेवाड़ नाम जो बना है ये बना है मेदपाट से। मेदपाट जो है आपके, या आप जिसको मेदवाड़ के नाम से भी जो है आपके पुकारते हैं, तो यहाँ इससे ही जो है आपके यहाँ पर लोग इसी मेदपाट को ही लोग बाग क्या करने लगे थे, मेदवाड़ के नाम से जो है आपके पुकारने लगे, क्योंकि पाट वाड़ का मतलब ही क्या होता है, क्षेत्र होता है, जो आपको स्टार्टिंग में लिख चुका हूं, या वाटी कह लीजिएगा। तो इस मेदपाट को ही क्या कहते हैं लोग बाग, मेदवाड़ कहने लगे थे। इस मेदवाड़ को बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, आप बोलो मेदवाड़, तो इसको दे को जबरदस्ती बीच में बोलना पड़ रहा है। लोग क्या होते हैं कि शॉर्टकट ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसको क्या किया लोगों ने, खा लिया इसको, किसको, इसको दे को, और इसको दे को खा गए, तो ये क्या बन गया, मेवाड़ बन गया। तो ऐसे जो है आपके शब्द आया है मेवाड़ शब्द। तो समझ में आया यहाँ पर मेवाड़ शब्द कैसे आया, कि मेद पाठ को ही मेदवाड़ कहने, और मेदवाड़ को ही जो है आपके इससे ही क्या बना है, आपके मेवाड़ जो है आपके शब्द जो है आपके बना है। तो इस रियासत को लोग जो है आपके क्या कहते हैं, आपके मेवाड़ रियासत के नाम से जो है आपके इसको पुकारते हैं। अब बात आती है कि इस मेवाड़ रियासत जो है यहाँ पर जिस वंश ने जो शासन किया था वह आपके क्या रहा है, गोहिल वंश। स्टार्टिंग में गोहिल वंश ही आगे चल करके क्या हुआ था, सिसोदिया हुआ था। ठीक है, चलो आगे। मैं यहाँ तक ये 2-3-4 चीजें कॉमन सी चीजें ये समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जिस वंश ने शासन किया था वह जो है आपके यहाँ पर इस मेवाड़ में जो वंश जो रहा है, वह जो वंश जो रहा है वो कौन सा रहा है, आपके स्टार्टिंग में यहाँ पर गोहिल वंश रहा था। गोहिल वंश यहाँ पर रहा है। इस गोहिल वंश की जो स्थापना जो हुई थी, इस गोहिल वंश की जो स्थापना हुई थी वह कहते हैं कि ये लगभग 568 ईस्वी में हुई थी, लगभग, क्योंकि इस समय का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। लगभग 568 ईस्वी में जो है आपके यहाँ पर गोहिल वंश की स्थापना हुई थी। 568 ईस्वी को जो है आपके यहाँ पर अगर हम इस ईस्वी में इसको हम विक्रम संवत में कन्वर्ट करें, इसको विक्रम संवत में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा, इसमें हम 57 साल ऐड कर देते हैं, और ऐड करने से क्या आ जाएगा, आपका विक्रम संवत आ जाएगा। कीजिएगा एक बार इसमें ये ऐड, 67 में 57 जोड़िएगा आप, कितने हो जाएंगे आपके, है 625। तो विक्रम संवत क्या था आपके 625। तो 625 विक्रम संवत में आपके यहाँ पर क्या हुई थी, मेवाड़ रियासत में यहाँ गोहिल वंश की स्थापना हुई थी। तो सन पूछे तो लगभग जो है आपके 568, या विक्रम संवत की बात करें तो 625 विक्रम संवत में जो है आपके यहाँ पर किसकी स्थापना हुई थी, गोहिल वंश की स्थापना हुई थी। आपको ये तो पता होगा, नहीं पता तो हम कल्चर में पढ़ाएंगे। विक्रम संवत आपके कल ही चेंज हुआ है, आए होंगे मैसेज मोबाइल पर, है ना, हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं, है ना। तो कल मतलब आपके ये जो है नवरात्रा जो स्थापना जब कल हुई थी चैत्र के महीने में, और ये भी जो है आपके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। कल्चर जब पढ़ेंगे आप लोग, जो कई लोग पढ़ चुके होंगे हमसे यहाँ पर, तो उस समय हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। विक्रम संवत जो है आपके ये जो सन है इससे 57 साल पहले स्टार्ट हो गया था। आपकी जो सन है ना, जिसे आप, ये सन हिंदुओं का कैलेंडर नहीं है, ये ईसाइयों का कैलेंडर है। हिंदुओं का कैलेंडर तो क्या है, विक्रम संवत है, या एक और है शक संवत।
तो विक्रम संवत जो है 57 साल पहले इस ईस्वी से 57 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था, तो उसको हम इस कारण इसमें 57 ऐड करते हैं तो विक्रम संवत आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल और समझ लीजिएगा, अभी सन क्या चल रही है आपकी 2024 चल रही है। अब मैं कह रहा हूं कि आपको विक्रम संवत ज्ञात करना, तो इसमें आप क्या करेंगे 57 साल ऐड कर दीजिएगा इसमें, बताइएगा कितना आ रहा है आपके 2081। तो इस समय वर्तमान में विक्रम संवत कल जो चेंज हुआ है आप देख लेना, आपको जो मैसेज निकाल करके देख लो उसमें यही लिखा होगा विक्रम संवत 2081 की शुभकामनाएं, ये लिख रहा भेजा ही नहीं किसी ने मैसेज आपको, ये तो बहुत ही कमाल ही हो गया कि किसी ने आपको हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं नहीं भेजी हैं। हाँ बहुत आई थी तो अपने को तो इतना सा ध्यान रखना है कि आपके जो है 2500 विक्रम संवत और आपके जो है ईस्वी की अगर बात करें तो 568 ईस्वी में गोहिल वंश जो है आपके मेवाड़ पर स्थापित हुआ था। है? युग संवत है ना, तो वो जो है आपके युग संवत जो है आपके इसको वो जो निकालते हैं वो अलग है, वो शक संवत से जो है आपके उसको कैलकुलेट करते हैं। आप देखिएगा विक्रम संवत लिख रहा है बस। तो नेक्स्ट बात करते हैं आपके कि इसकी जो है स्थापना किसने की थी, कहने का मतलब इसका फाउंडर कौन था। इसका जो संस्थापक जो था इस गोहिल वंश का यहाँ मेवाड़ में, उस व्यक्ति का नाम जो मिलता है वह मिलता है गोहिलादित्य। गोहिलादित्य करके जो है आपके ये नाम मिलता है, जिसने जो है आपके क्या किया था, गोहिल वंश की स्थापना की थी। गोहिलादित्य ने जो है यहाँ पर स्थापना की थी और स्थापना करके और अपनी जो फर्स्ट एक तरह से कैपिटल जो बनाई थी, राजधानी जो बनाई थी, वह जो बनाई थी आपके नागदा को। नागदा ये जो है आपके उदयपुर में पड़ता है। नागदा कहां पर पड़ता है, उदयपुर में है। उदयपुर को नागदा नहीं कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उदयपुर में एक जगह है जिसे नागदा कहते हैं, ठीक है। कोई एमपी में भी होगा नागदा, वो नहीं, ये नागदा जो है आपके उदयपुर में पड़ता है, जहां शस्त्र बाहु या सास बहू का मंदिर फेमस है। वैसे शस्त्र बाहु का मंदिर है, लोगों ने सास बहू बना दिया जबरदस्ती। शस्त्र बाहु मतलब भगवान विष्णु की 6 भुजाओं का मंदिर, 6 मतलब 100 भुजाओं का मंदिर है ना, तो उसको जो है लोगों ने शस्त्र बाहु। तो ये नागदा जो है इसको इन्होंने अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। यहां से अब हर एक बिंदु को लेकर के प्रश्न आ चुके हैं, सीधे से प्रश्न इनको वैसे ज्यादा पूछता भी नहीं है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए, कई बार पूछ लेता है कि मेवाड़ रियासत जो है उसकी पहली राजधानी क्या थी, तो वह थी नागदा। फर्स्ट कैपिटल जो थी मेवाड़ की रियासत की वो नागदा थी। यहां से प्रश्न आता है कि मेवाड़ में गोहिल वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे गोहिलादित्य। कब स्थापित हुआ यहां पर गोहिल वंश, 568 ईस्वी में। 568 ईस्वी कह लीजिएगा, या विक्रम संवत में इसको कन्वर्ट करके कोई पूछे तो 625 विक्रम संवत में यहां पर गोहिल वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब बात आती है कि गोहिलादित्य कौन थे, कहां से टपके यहां पर, कहीं से आए तो होंगे या यहां आकर के इन्होंने जो है आपके ये गोहिल वंश की स्थापना की थी। तो ये जो है इनका आगमन होता है गुजरात की तरफ से। गुजरात जो है, गुजरात में एक जगह का नाम है जिसे आनंदपुर के नाम से पुकारते हैं। आनंदपुर एक जगह है गुजरात में पड़ता है, वहां से आए हैं यहां पर, और यहां आकर के इन्होंने जो है आपके गोहिल वंश की स्थापना की थी। आनंदपुर में एक राजा हुआ था जिसको आप शिलादित्य के नाम से जो है पुकारते हैं।
उसका जो है इसको पुत्र बताया गया है। आनंदपुर गुजरात जो है वहां के एक शासक थे, अंतिम शासक बताया गया है शिलादित्य। शिलादित्य के पुत्र थे गुहिलादित्य। एक आएंगे आगे शीलदित्य, थोड़ा सा फर्क है मात्राओं का ही। शीलदित्य ये शिलादित्य के पुत्र थे और इन्होंने यहां आकर के और ये जो है आपके गोहिल वंश स्टार्ट किया था। यहाँ किसी ने किसी को तो इन्होंने पराजित किया होगा, क्योंकि कोई न कोई का यहाँ वर्चस्व होगा, तो उसको इन्होंने हटा करके और खुद का जो है यहाँ पर आधिपत्य जमाया था। तो वह कौन थे, उसको आगे इन्होंने कैसे अपना साम्राज्य को बढ़ाया, ये सारी बातें कल होंगी। आज की जानकारी इतनी ही रहेगी। यहाँ तक अगर कोई शब्द समझ में नहीं आया हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप पूछ सकते हैं, आप चर्चा कर सकते हैं। पढ़ाया हमने केवल ये यहाँ से ही स्टार्ट किया है, यहाँ से। वो तो एक सामान्य सी जानकारी थी, ये आपके सिलेबस में है, ये अपने को यहाँ से पढ़ना है, इसको यहाँ से ध्यान रखना है। ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं कोई समस्या? हाँ, कॉमन सी रहते हैं, छोटी सी बातें हैं ये तो अपन, अरे छोटी छोटी बातें बड़ी होती जाएंगी धीरे धीरे। जैसा मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि धीरे धीरे आपका एक रजिस्टर भर जाएगा। ठीक है, और जब रजिस्टर भर जाएगा तब आपको ये टेंशन देना स्टार्ट कर दे, किसको याद करें, कैसे याद होगा। तो अभी से ही पढ़ते रहिएगा। अच्छा, इसको भी मैं लेके चल दिया।